हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अभी हम तक पढ़ चुके हैं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आखिरकार इनको कैसे डिस्कवर किया गया। उसके बाद एटम के अंदर ये किस तरीके से रेंज है, मतलब एटॉमिक मॉडल। तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल दिए। अब हम पढ़ेंगे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। तो एटम के अंदर आखिरकार ये जो ऑर्बिटल होते हैं वो किस तरीके से फिल किए जाते हैं। तो लास्ट क्लास आपको पता होना चाहिए, लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? पहला क्वांटम नंबर था हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा था एजीमुथल क्वांटम नंबर, नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड नेक्स्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर आपको पता होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑर्बिटल के अंदर किसको फिल कर पाओगे? इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं वो कैसे फिल किए जाते हैं वो आज हमें डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं वो फिल करने के हमारे पास 3 रूल हैं। ठीक, तो उन तीनों रूल को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम फॉलोइंग 3 रूल्स। तो पहला रूल आपके सामने आ रहा है, जो पहला रूल था वो था अबाव प्रिंसिपल। कौन सा रूल है पहला? अबाव प्रिंसिपल। तो देखो बच्चों, अबाव प्रिंसिपल क्या है? पहले हम लोग ये भ्रांति या ये हमारे दिमाग में से ये निकाल दें कि अबाव कोई साइंटिस्ट थे। अबाव किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था। अबाव इज ए जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग अप। ठीक है, तो पहली बात तो हम क्या ले लें कि अबाव इज अ जर्मन वर्ड which means building up। ठीक है, और we can say filling up। ठीक है, तो अबाव किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था। अबाव एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या है? बिल्डिंग अप। तो अबाव प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब भी आपको किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो आप इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करेंगे जिन ऑर्बिटल की एनर्जी कम है ना उनसे। उसके बाद हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर उसके बाद हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप हमारे को एटम में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो हम इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल से स्टार्ट कर कर और हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल तक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल, electrons fills in atom from lower energy orbital to हायर एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल में फिल किए जाते हैं? सबसे पहले उन ऑर्बिटल में फिल किए जाते हैं जिनकी एनर्जी कम हो यानी कि लोअर हो, और फिर उसके बाद किस में फिल किए जाते हैं? हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। अब हमारे को ये जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है ये कैसे पता लगेगी? ये पता लगती है हमारे को n+l रूल से। ठीक है, तो देखो एनर्जी इज calculated by energy of orbitals
is calculated by n+l रूल। ठीक है बच्चों, तो हमारे को n+l रूल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी पता लगानी है। तो क्या ये हम पढ़ चुके हैं कि n क्या होता है, n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक, अब अगर मान लो किन्हीं दो ऑर्बिटल के लिए अगर n+l की वैल्यू बराबर आ जाए तो बताओ फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। तो हम पता करते हैं n की वैल्यू से। जिस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है और जिस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। पर वो किस कंडीशन में, जब किन्हीं दो ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू बराबर आ जाए। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। इफ एनी टू ऑर्बिटल्स value of n+l is equal, then in this condition the energy of that orbital is lower, which orbital value of n is low। तो जिस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कम हो, फॉर एग्जाम्पल देखो अगर आप 3p और 4s, हमारे पास दो ऑर्बिटल है 3p एंड 4s। ठीक, तो अगर आप 3p में देखो तो 3p में n की वैल्यू क्या है 3 और l की वैल्यू कितनी है 1। तो अगर आप यहाँ पर n+l रूल लगाओगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। और अगर उसी तरीके से आप यहाँ पर देखोगे तो 4s में n की वैल्यू कितनी है 4 और l की वैल्यू कितनी है 0। तो अगर आप l+l रूल लगाओगे तो क्या आ जाएगा इसके लिए वैल्यू 4। ठीक है, तो 3p और 4s में n+l की वैल्यू इक्वल आ रही है। ठीक, तो अब हम चेक करेंगे कि कौन से ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कम है। तो n की वैल्यू कम दिखेगी आपको 3p के लिए और n की वैल्यू ज़्यादा दिखेगी आपको 4s के लिए। तो जिस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो वैसे उसी तरीके से तो हम पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे, जिसमें एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी कम किसकी है 3p की, तो पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। hence value of n for 3p is less than 4s, so energy of 3p is less than 4s, so electrons firstly filled in 3p and then filled in 4s। ठीक है, तो 3p में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे और 4s में बाद में फिल करेंगे। चलिए ये नोट डाउन कीजिए आप वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद हम n+l रूल पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कर लिया आपने, मिटा दे। चलो, तो अब हम पढ़ते हैं n+l रूल। देखो समझ में आया आपको ये? तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि आपबाउ किसी साइंटिस्ट के नाम नहीं था। आपबाउ का एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप। अगर अपन हिंदी में पूछें तो इसका मतलब होता है भरना। ठीक है, फिलिंग करना। तो हम किसको फिल कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स को। किससे फिल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो अब हेडिंग लगाइए n+l रूल। तो देखो हमारे पास जो ऑर्बिटल होते हैं
उनमें n+l रूल लगा देखना है हमारे को। अब आपको इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो है कि इसमें n की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, किससे? l से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ऑलवेज बड़ी होती है l से, ठीक है। तो देखो अगर हम चेक करें फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर s 1s, तो 1s के लिए अगर हम n+l की वैल्यू लिखें तो यहाँ पर पहले तो हमारे को क्या चेक करना है कि 1s पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो ये वाला रूल देखो, क्या यहाँ पर n की वैल्यू बड़ी है l से, तो 1s में अगर आप देखोगे तो n = 1 और s है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या ये हम पढ़ चुके हैं? अगर आपको फिर भी ध्यान नहीं हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, अगर s है तो l की वैल्यू कितनी है? 0, p है तो l की वैल्यू कितनी है? 1, d है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, f है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। बाकी हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप 1s में देखो तो क्या यहाँ पर n > l है? यस, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब 1s पॉसिबल है। तो अब हम यहाँ पर n+l की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 1 आएगी। अब आप चेक करो 1p, क्या 1p पॉसिबल है? तो यहाँ देखो आप n की वैल्यू है 1, p के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो क्या यहाँ पर बच्चों n = l आ गया क्या? बोलो यस। तो हमारे लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? n > l। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम 1p के बाद चेक करें 1d, तो 1d भी देख लो एक बार, n = 1, l = 2, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ तो n की वैल्यू छोटी हो गई l से, जबकि होनी चाहिए बड़ी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हम चेक करें 1f, यहाँ पर n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 3, यहाँ भी n की वैल्यू छोटी हो गई l से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट सेल में सिर्फ एक ही सब सेल होगा, वो है s, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्बिटल की, सेकेंड ऑर्बिट की। तो सेकेंड ऑर्बिट में अगर हम चेक करें 2s, तो यहाँ पर पहले तो ये वाली कंडीशन चेक करेंगे हम। तो यहाँ 2s के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, क्या n > l है? यस है, तो दिस इज पॉसिबल। तो अब हम n+l की वैल्यू चेक करेंगे तो 2 + 0 कितना हो जाएगा? 2। तो आप लोग देख सकते हो 1s के लिए n+l की वैल्यू आ रही है 1 और 2s के लिए n+l की वैल्यू आ रही है 2। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल किए जाएंगे? 1s में, फिर किस में फिल किए जाएंगे? 2s में। अब इलेक्ट्रॉन जो फिल किए जाते हैं वो किस में फिल किए जाते हैं? ऑर्बिटल्स के अंदर। तो क्या हम ये चेक कर चुके हैं कि s सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1, p के अंदर 3 और d के अंदर 5, ठीक है। चलो फिर उसके बाद हम चेक करते हैं क्या 2p पॉसिबल है क्या? तो आप इसमें फिर से चेक करिए, n की वैल्यू कितनी? 2, l की वैल्यू कितनी? 1। तो क्या यहाँ पर n की वैल्यू बड़ी है क्या l से? क्या 2 बड़ा होता है क्या 1 से? यस। तो इसका मतलब 2p भी पॉसिबल है। तो बताओ अगर इनकी इसके लिए हम n+l की वैल्यू निकालेंगे, अगर हम इसके लिए n+l की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 3। तो पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में। आगे चेक करते हैं क्या 2d पॉसिबल है क्या? हम n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? यहाँ 2, l की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 2। तो क्या यहाँ पर n बराबर हो गया l से, लेकिन होना चाहिए क्या? n > l। तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर हम चेक करते हैं 2f, क्या n की वैल्यू यहाँ पर 2 है? यस। l की वैल्यू कितनी है? 3। तो क्या ये n < हो गया l से? यस। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड शेल में सिर्फ s और p ऑर्बिटल ही पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल किया जाएगा? 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में। तो मेरे को लगता है कि आपको n+l रूल समझ में आया होगा, ठीक। तो इसके लिए उन्होंने एक बिल्डिंग डायग्राम दिया था, वो डायग्राम कैसा था वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये डायग्राम आप चाहो तो इस डायग्राम से भी इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, और अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो मैं जब मैं तीनों रूल पढ़ा दूंगा, आप बाउ प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2 रूल और पढ़ेंगे हम, हुंड्स रूल और पाउलीज
पाउलीज रूल। तो उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाऊंगा जिसके थ्रू आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो तो देखो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p, उसके बाद 3d 4d 5d 6d 7d, उसके बाद 4f 5f 6f 7f। आप मेरे से पूछोगे कि सर 2d क्यों नहीं लिखा, तो अभी अभी हम चेक करके निपटाएं कि 2d पॉसिबल ही नहीं होता। उसी तरीके से अब आप चेक करना 3f पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो देखो हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, ऐसे इधर एरो से आते हैं ऐसे। तो पहले कौन आता है, एरो जिसको पहले काटेगा ना उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर वापस पीछे की तरफ जाएंगे, फिर एरो लगाएंगे। तो पहले 1s फिर 2s फिर उसके बाद 2p फिर 3s फिर पीछे जाओ, फिर उसके बाद 3p 4s फिर पीछे जाओ, फिर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम 4s के बाद किस में फिल करेंगे 3d फिर 4p फिर 5s फिर ऊपर जाओ। तो फिर ये 5s के बाद किस में फिल करेंगे 4d 5b 5p 6s फिर ऊपर जाओ ये। तो फिर 6s के बाद 6s के बाद फिल करेंगे हम 4f में, फोर एफ 5d 6p 7s। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे और फिर एरो लगाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे किसमें 5f 6d 7p फिर 6f 7d फिर 7f, ठीक है। तो ये डायग्राम है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 11। तो हम पहले चलेंगे किसमें 1s में। तो s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, मतलब कितने ऑर्बिटल होते हैं एक, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं 2। तो 1s2 फिर उसके बाद 2s2 तो 11 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। आगे बढ़े, अब किस में फिल करेंगे 2p में। तो 2p 6 और ये 3s1, ठीक है। अभी कैसे आता है, अभी अपन जब तीनों प्रिंसिपल पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे 1s में। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 2। 18 में से 2 फिल कर दिए, बचे कितने 16। आगे बढ़े, फिर उसके बाद फिल करेंगे 2s में। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन 2। तो 16 थे, 16 में से 2 फिल कर दिए तो बचे कितने 14। चलिए आगे बढ़े, फिर 2p 6 तो 14 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास। तो 14 में से 6 फिल कर दिए तो बचे कितने 8। आगे बढ़े 3s, तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम 2। तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, बचे कितने 6। फिर आगे बढ़े, अब 3s के बाद किसका नंबर आएगा 3p का, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे हम 6। तो इस तरीके से ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑर्गन का, ठीक है। आप चाहो तो एक और ले लेते हैं एग्जांपल, फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 9। तो फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। चेक करो, पहले इलेक्ट्रॉन किस में बनेंगे 1s में, कितने 2। फिर 2s में कितने 2। तो यहाँ तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए 4। कितने बच रहे हैं 5। और p में हम उसके बाद हम फिल करेंगे 2s के बाद किस में फिल करेंगे 2p में। तो 2p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 6। p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं 6। तो हमारे पास हैं बची कितने रहे 5। तो कितने फिल कर देंगे 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, ठीक है।
तो आप चाहो तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ मैं यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने पढ़ा हुंस रूल, अब हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल एक्सक्लूजन, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखो पाउली ने क्या बोला था, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 electrons and these 2 electrons must be opposite spin। मतलब एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2, और दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, ऑपोजिट स्पिन वाले। ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल के अंदर अगर हमारे को 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो दोनों कैसे होने चाहिए, ऑपोजिट स्पिन वाले। ठीक है, लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल कर दिया, तो आप लोग देख रहे हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाउली रूल फर्स्ट एग्जांपल इज करेक्ट एंड सेकंड एग्जांपल इज रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू पाउली रूल एग्जांपल फर्स्ट इज करेक्ट बिकॉज both electrons which are shown by half arrow are opposite, that is opposite spin, which are clockwise and anti-clockwise। ठीक है, तो देखो अब हमने इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे शो करते हैं, एरो की हेल्प से। तो हम एक एरो ऊपर लगाया हमने और एक एरो नीचे लगाया, तो अब इनमें से कौन सा क्लॉकवाइज है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। कोई सा भी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मान सकते हो और कोई सा भी इलेक्ट्रॉन को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान सकते हो। जैसे अगर आप बोलो कि सर हम तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को, इस वाले एरो को क्लॉकवाइज मानेंगे, तो मान सकते हो। और आप बोलो कि सर हम इस वाले इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे, तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं सर हम तो इसको एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे, मान लो, तो अब इसको क्या मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा हमें क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी एक को आप कुछ भी मान सकते हो, क्लॉकवाइज भी मान सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हो, पर दोनों अपोजिट हैं। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर आप देखो तो दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम है, तो ये पाउली के रूल के अकॉर्डिंग ये इनकरेक्ट है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 इज इनकरेक्ट according to Pauli rule, according to Pauli rule because both electrons which shown by half arrow are in same direction, which means
these are सेम स्पिन, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन कैसा है, सेम, दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वही वाली बात है, आप चाहो तो इसको क्लॉकवाइज मान लो तो ये भी क्या होगा, क्लॉकवाइज, आप चाहो तो इसको एंटी क्लॉकवाइज मान लो तो ये भी कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन सेम है तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके बाद थर्ड रूल पढ़ेंगे, करिए। तो बच्चों ये था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हम पढ़ेंगे हुंस रूल। तो हुंस रूल क्या है, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुंस ने क्या बोला था कि हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करते हैं जब तक सभी ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये रूल कहाँ से स्टार्ट होता है, ये रूल हमारे पास P, D और F के लिए स्टार्ट होता है, क्योंकि S सबशेल में हम लोग जानते हैं कि सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल pairing of electrons cannot occur whenever orbitals of P, D and F subshell are not filled by one electron, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था कि हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं करते हैं जब तक इन ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं फिल किया जा सकता, बिकॉज these orbitals are degenerated which means energy of these orbitals is same। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो हमारे पास P सबशेल है, फॉर P सबशेल, ठीक, हमारे पास कौन सा सबशेल है, P सबशेल। अब हमारे को हम P सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो पहले तो ये बताओ कि P सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो P सबशेल के अंदर थ्री ऑर्बिटल होते हैं, ये 3 ऑर्बिटल। ठीक, अब अगर हमारे को P सबशेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो हम कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, जैसे अभी हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं P सबशेल के अंदर, तो पहले सभी ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, उसके बाद हम पेयरिंग करेंगे। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू हुंड ने ये नहीं बताया कि जो पेयरिंग करनी है वो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ करनी है कि अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ करनी है। ठीक है, तो अगर मान लो आप इलेक्ट्रॉन ऐसे भी फिल कर दोगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए अपन ने, तो पेयरिंग हो गई, तो अकॉर्डिंग टू हुंड ये सही है। लेकिन अगर मान लो हम यही 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करें, ऐसे, अगर यही 6 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे फिल करें, पहले तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में फिल कर दें, उसके बाद अगर हम पेयरिंग करा रहे हैं अपोजिट स्पिन के साथ, तो ये भी सही है। ठीक है, तो हुंस ने हमें ये एक्सप्लेन नहीं किया कि जो पेयरिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है। उसी तरीके से अगर हम डी सबशेल की बात करें, फॉर डी सबशेल, तो डी सबशेल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 10। तो डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5।
ठीक, अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में फिल करेंगे ऐसे, उसके बाद हम पेयरिंग करेंगे। तो अब पेयरिंग की डायरेक्शन हुंड ने नहीं बताई हमारे को, तो हम पेयरिंग अगर आप सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करा देते हो तो भी सही है, और अगर हम इस पेयरिंग को अपोजिट स्पिन के साथ कराते हैं तो भी ये सही है। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से अगर हम एफ सबशेल के लिए बात करें, फॉर एफ सबशेल, तो बताओ एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7, ये रहे वो 7 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं ना। तो देखो, तो बताओ 7 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम? 14। तो अगर हमें इसमें 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो कैसे फिल करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। पहले तो सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद हम पेयरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी हमने जो पेयरिंग करी है वो कैसे करी है? अपोजिट स्पिन के साथ करी है, तो ये भी सही है। और अगर हम पेयरिंग सेम स्पिन के साथ कर दें तो भी सही है। तो हुंड ने कुल मिलाकर हमारे को ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग करनी है वो कैसे करनी है, बस उन्होंने ये बताया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी करेंगे जब तक सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं फिल किए जा सकते, मतलब सभी ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को अगर बिना सभी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किए बिना अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ रख दिया तो इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हो नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। रिपल्शन होगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कम से कम हो, इसके लिए उन्होंने ये बात बोली है। समझ में आएगी बात? तो अभी हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप ये नोट डाउन कीजिए। कर लिया? वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। ठीक है, मिटा दूं? चलो, तो अभी हमने कितने रूल पढ़ लिए? 3। पहला रूल तो पढ़ा हमने क्या? आबाउ रूल। तो आबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, आबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका नाम मतलब क्या होता है? टू बी फिल्ड। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउली ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और दोनों कैसे होने चाहिए? अपोजिट स्पिन वाले होने चाहिए। फिर उसके बाद पढ़ा हमने हुंड्स रूल। तो हुंड्स ने क्या बोला कि मैक्सिमम हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाता। तो हुंड्स रूल एस ऑर्बिटल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल के लिए अंदर एक ही और एस सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसमें पेयरिंग करनी है तो यही है, बाकी और ऑर्बिटल है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू पाउली एंड हुंड्स, which of the following is correct? अब मैं आपके सामने कुछ ऑर्बिटल फिल कर रहा हूं, तो आप मुझे ये बताना कि कौन सा तो पाउली के अकॉर्डिंग करेक्ट है और कौन सा हुंड के अकॉर्डिंग करेक्ट है। ठीक है, जैसे, और कौन सा दोनों के अकॉर्डिंग करेक्ट है। जैसे हम पहला बनाते हैं, ये है हमारे पास 1s, ये है 2s और ये है 2p। ठीक है, तो अभी मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं। तो अगर हमने इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से फिल किए तो देखो, अकॉर्डिंग टू पाउली
एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। और दोनों कैसे हो सकते हैं? अपोजिट स्पिन वाले। तो ये अपोजिट स्पिन वाला है, अपोजिट स्पिन वाला है। क्या इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? इसका मतलब मिनिमम कितने फिल कर सकते हैं? 1। तो क्या इन सभी ऑर्बिटल में 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल है? तो अकॉर्डिंग टू पाउली ये क्या है? सही। अकॉर्डिंग टू पाउली ये क्या है? करेक्ट। ठीक है। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू हुंड्स पढ़ें तो हुंड्स के लिए एस सबशेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और स्पिन कैसा भी हो सकता है। तो ये सही, ये सही। और जब तक सभी ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाता तब तक हम पेयरिंग नहीं करेंगे। तो क्या अभी सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया हुआ है? तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स ये भी सही है। समझ में आ रही बात? ये भी सही है। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम कुछ ऐसा। ठीक है। चलो, अगर आप सेकेंड एग्जांपल को बहुत ध्यान से देखो तो पहले हम पाउली वाला रूल लेते हैं। तो पाउली के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दोनों कैसे होने चाहिए? अपोजिट स्पिन वाला। तो क्या ये 1s पाउली के अकॉर्डिंग सही है? बिल्कुल सही है। 2s दोनों अपोजिट स्पिन वाले हैं, सही है। 2p में अगर आप देखो तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो मिनिमम कितना होना चाहिए? 1। तो क्या इस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है? सही है। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है? सही है। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है? सही है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाउली ये बिल्कुल सही है। अब अकॉर्डिंग टू हुंड हम चेक करें तो एस सबशेल के लिए तो ये एप्लीकेबल होता ही नहीं है, लेकिन पी सबशेल के लिए अगर बात करें तो क्या सभी ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है? स्पिन के बारे में नहीं बताया था हुंड ने। ठीक है। फिर आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर पाउली के अकॉर्डिंग ये सही कैसे है? ये तो अपोजिट स्पिन वाला है। तो बेटा पाउली ने किसके लिए बोला था? पेयरिंग के लिए बोला था। जब हम पेयरिंग कराएंगे ना तो इसमें अपोजिट स्पिन वाला होना चाहिए। लेकिन अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन कैसा भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू पाउली ये सही है और अकॉर्डिंग टू हुंड भी ये सही है। थर्ड एग्जांपल अभी हम ले रहे हैं। ये है 1s, ये है 2s और ये है 2p। अब देखो सेकेंड एग्जांपल को अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो अकॉर्डिंग टू पाउली चेक करो, क्या दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाले हैं क्या? यस, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू पाउली चेक करो, क्या दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाले हैं? यस, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू पाउली चेक करो, क्या इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है? हाँ। दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाले हैं? हाँ। यस। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, लेकिन फिल किया हुआ कितना है? 1। तो अकॉर्डिंग टू पाउली ये पूरा सही है। अब हम चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू हुंड। तो हुंड एस पर एप्लीकेबल नहीं है। पी पर अगर आप देखोगे तो क्या इसका एक ऑर्बिटल अभी एम्प्टी है? तो हुंड ने क्या बोला था कि पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक सभी ऑर्बिटल फिल 1 1 इलेक्ट्रॉन से फिल नहीं हो जाते। तो हमने यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन तो फिल किए, लेकिन इसका एक ऑर्बिटल अभी खाली है। तो ये अकॉर्डिंग टू हुंड ये गलत हो गया। तो अकॉर्डिंग टू पाउली ये करेक्ट है और अकॉर्डिंग टू हुंड ये इनकरेक्ट है। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। चलो, अब इसको फिर से चेक करो। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो पाउली तो यहीं पे फेल हो गया 1s में ही। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू पाउली दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? अपोजिट स्पिन वाले। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाले हैं कि सेम स्पिन वाले? सेम स्पिन वाले हैं। तो पाउली यहाँ फेल हो गया, यहाँ भी फेल हो गया। अब अगर यहाँ चेक करें तो यहाँ भी फेल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू पाउली ये गलत है।
लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू हुंड चेक करें तो अकॉर्डिंग टू हुंड ये 2 इलेक्ट्रॉन है, स्पिन के बारे में नहीं बताया हुंड ने, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाता। तो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया हुआ है, उसके बाद पेयरिंग की हुई है। पेयरिंग कहाँ से करनी है ये भी नहीं बताया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हुंड ये सही है। ठीक है, समझ में आएगी बात। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया? चलो, तो ये था हमारा फिलिंग ऑफ एटम्स। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि एटम, कोई भी जो एटम होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को उस एटम में किस तरीके से फिल करना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए आपको एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, जो अभी हमने 3 रूल पढ़े हैं, अबाउ, पाउली और हुंड, ये तीनों रूल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉन जब भी फिल किए जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में फिल किए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी या ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग पता लगती है हमें, वो पता लगती है हमें n+l के रूल के अनुसार। ठीक है, तो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन n+l रूल के अकॉर्डिंग फिल किए जाते हैं। दूसरी बात, आपको ये मालूम होना चाहिए इस n+l के रूल में कि n की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी किससे, l से। तो n+l रूल ये तो हमें किसके बारे में बताएगा, एनर्जी के बारे में। एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है n-l-x ऐसे। ठीक है, जहां पर n क्या है, n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, l है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और x क्या है, x है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं इसके मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगा। ठीक है, एक तो होगा लॉन्ग मेथड और एक होगा बिल्कुल शॉर्ट मेथड। एक फॉर्मूला से सीखेंगे हम, बस वो एक बार आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है, उसके बाद आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। उस फॉर्मूले की खास बात क्या है कि आपको उसमें यह भी याद नहीं रखना कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। उसमें ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ऑटोमेटिकली उसमें फिल होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सीखते हैं हम, तब अब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? चलो, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हमारे को एक डायग्राम याद रखना पड़ता है। तो अभी हम कौन से मेथड से सीख रहे हैं, लॉन्ग मेथड से। ठीक है, चलिए वो डायग्राम क्या है वो मैं बना देता हूँ, आप साथ के साथ सीखते जाना वो कैसे बना है। ठीक, अब देखो हमें इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करने हैं जिधर से ये एरो आ रहा है ना, उधर से। तो एरो के जो जो एरो जिस जिस ऑर्बिटल को काटेगा वैसे वैसे हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं।
चलिए, तो इस तरीके से एरो की कटिंग है। तो आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले हमने किसको कट किया, 1s को, फिर 1s के बाद हम किस में जाएंगे, 2s में, फिर 2s के बाद हम किस में जाएंगे, 2p, फिर 3s में, फिर उसके बाद 3p 4s, फिर उसके बाद 3d 4p 5s, फिर उसके बाद 4d 5p 6s, फिर उसके बाद 4f 5d 6p 7s। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर जो ये 1s लिखा हुआ है, तो ये 1 तो हमें क्या बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और s हमें क्या बता रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, और ये हमें पता है कि s सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, p में 3, d में 5 और f में 7। क्या ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो सबसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं वो है हाइड्रोजन। सबसे छोटा आइटम ले लेते हैं हम, जिसके अंदर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले किस में फिल करेंगे, 1s में। अब ये बताओ कि s सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 2, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 1s1। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s1। अब अगर हम इसका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो ये हो जाएगा इसका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं हीलियम। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो कहाँ से फिल करना चालू करेंगे, 1s से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे, 1s में। तो s और बाय s सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, जिसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2। तो कैसे फिल करेंगे, ऐसे। ठीक है, तो ये तो है हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम हीलियम का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगा ये। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन वाले, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। अगर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करना कहाँ से चालू करेंगे, 1s से। तो s में कितने मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2। तो हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। हमारे पास है कितने, 3। तो अब बच गया एक इलेक्ट्रॉन, तो अब उसको किस में फिल करेंगे, 2s में। तो 2s वही s सब शेल, सेकेंड ऑर्बिट का s सब शेल, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, 1। तो ये तो हो गया लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। अगर हम इसका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया 1s और ये हो गया 2s। साथ में एक और बात बताता हुआ चलता हूं मैं, आप लोग देखो तो 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर में है कि अनपेयर में, पेयर्ड है, और 2s में इलेक्ट्रॉन कैसा है, पेयर्ड कि अनपेयर्ड, अनपेयर्ड। तो लिथियम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1। अब एक चीज ध्यान रखना, जिस भी एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। तो ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। और जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, कलर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, कलर्ड। ठीक है, एक और है, इसका हम मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, म्यू से। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 का अंडर रूट, जहां n क्या है, n इज इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बताओ लिथियम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, √2। ठीक है, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.47, और इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो ये लिथियम के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी है। तो देखो जब भी किसी एटम के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो नेचर में कैसा होगा, डायामैग्नेटिक।
कैसा होगा, कलर्ड, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, तो इससे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे उसका, जहां n बराबर क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास 1, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा 1.47, ठीक है। अभी अपन सीख रहे हैं, तो आगे जाके मैं और बताऊंगा आपको, ट्रिक समझा दूंगा एक। चलिए तो ये नोट डाउन कीजिए, फिर आगे और एटम के लिए लिखते हैं। कर लिया, मिटा दें। चलो अब नेक्स्ट एटम तो हम थोड़ा बड़ा एटम लेते हैं, वो है सोडियम। तो सोडियम जब आप लोगे तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 11। तो हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चालू करेंगे तो सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1s में। तो जब हम 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 2। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिए, तो रिमेनिंग कितने रह गए हमारे पास 9। आगे बढ़े, किस में फिल करेंगे 2s में। तो 2s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 2, तो 9 में से हमने 2 फिर फिल कर दिए, रिमेनिंग कितने रह गए हमारे पास 7। फिर हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे किस में 2p में। तो 2p में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 6, तो 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, रिमेनिंग कितने रह गए 1। और 3s ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 2, और हमारे पास है कितने 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, ठीक है। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया सोडियम का, ठीक। अगर हम इसका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो s सब शेल, तो s सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं 2, तो ये तो हो गया 1s। फिर उसके बाद 2s, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं 2, दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाले फिल करेंगे। फिर उसके बाद 2p, तो इसमें हुन रूल भी लगाएंगे और पाउली रूल भी लगाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले सभी ऑर्बिटल को सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन से फिल करेंगे, उसके बाद अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ इसमें पेयरिंग कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 2p, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया 3s, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इसका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो क्या 1s में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं। क्या 1s में सभी इलेक्ट्रॉन पेड है, यस। 2p, अगर आप 2p को बोलते 2s को अगर बहुत ध्यान से देखो तो इसमें भी सभी इलेक्ट्रॉन पेड है, यस। 2p के अंदर भी क्या सभी इलेक्ट्रॉन पेड है, यस। अब 3s में अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो 3s में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी नेचर कैसी हो जाती है डायामैग्नेटिक। तो सोडियम कैसा होगा डायामैग्नेटिक। और एक भी इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो कैसा हो जाता है कलर्ड, तो ये कैसा होगा कलर्ड, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+1 का अंडर रूट। तो n क्या है और यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर बोहर मैग्नेटॉन। तो n क्या है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो 1 पुट करो 1+1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 2। और अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.47 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो सोडियम के लिए भी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी ये, ठीक। अगला एलिमेंट लेते हैं हम, अगला एलिमेंट हम लेते हैं ऑर्गन। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18। तो आर्गन का 18 होता है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उस वाले फॉर्मूले से, इस वाले डायग्राम से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे 1s में कितने 2, फिर 2s में कितने 2, फिर 2p में कितने 6। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए अभी तक हमने 10, बचे कितने 8। अब फिल करेंगे किसमें 3s कितने 2, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे किसमें 3p, तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं उसमें 6, ठीक है। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑर्गन का। आ रही है बात समझ में। चलो अगर हमें ऑर्गन का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो ये हो गया 1s जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ये हो गया 2s जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ये हो गया 2p, कितने इलेक्ट्रॉन है 6, ये हो गया हमारा 3s जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और अगेन ये क्या हो गया 3p जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6। तो अगर आप इसको देखो तो बताओ क्या ऑर्गन में कहीं भी आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या,
ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या आपको ऑर्गन में कहीं भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है? नहीं। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसलिए ये कैसा होगा? ये होगा पैरामैग्नेटिक और कलरलेस, ठीक है। और इसका म्यू क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रही है बच्चों बात? चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे डायामैग्नेटिक नहीं, ये पैरामैग्नेटिक होगा, सॉरी। और ये कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। ठीक है, माय मिस्टेक। चलें आगे। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। तो जिसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। और जिसके पास सभी इलेक्ट्रॉन पेड होते हैं वो कैसा होता है? डायामैग्नेटिक। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था मैंने। चलें आगे बढ़े। चलो अब हम थोड़ा बड़ा एटम लेते हैं जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि जिंक। अगर आप जिंक को लो तो जिंक के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 30। तो अब 30 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, तो 1s कितने? 2। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? 2। 2s कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? 2। फिर उसके बाद 2p कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे? 6। तो यहाँ तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए? 10। कितने में से? 30 में से। तो रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास? 20। फिर उसके बाद 3s 2, फिर उसके बाद 3p 6, 4s 2। 3 के बाद किस में रहेंगे? 4s में। यहाँ तक फिर हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए? 10। तो ओवरऑल हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए? 20। रिमेनिंग कितने हैं? 10। आगे बढ़ें। अब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे किसमें? 3D में। तो 3D में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं बच्चों? 10। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास रिमेनिंग है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया? जिंक का। अगर हम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये तो है 1s, ये हो गया हमारे पास 2s, ये हो गया हमारे पास 2p, ये हो गया हमारे पास 3s, ये हो गया हमारे पास 3p, ये हो जाएगा हमारे पास 4s, और ये हो जाएगा हमारे पास 3d। तो अगर आप इस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो तो क्या सभी इलेक्ट्रॉन पेड हैं? क्या आपको एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है? तो अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेड हैं तो ये कैसा होगा? ये होगा, बोलो, डायामैग्नेटिक और कलरलेस, ठीक है। और सभी इलेक्ट्रॉन पेड हैं तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये तो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस डायग्राम वाले फॉर्मूले से। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक ट्रिक या एक फॉर्मूला बताऊंगा। ये मैं इसको रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अगर आप एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो हमारे पास एग्जाम में इतना बड़ा पेपर नहीं होता कि हम उसमें ये डायग्राम बना सकें, ठीक है ना। तो इसलिए हम एक फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं। चलिए, तो देखो बच्चों, वो फॉर्मूला क्या है? वो है ये। अब हम सेकंड मेथड से सीख रहे हैं, तो इस डायग्राम को मिटा देते हैं, ठीक। चलिए, तो वो है हमारे पास NS N-2F N-1D और NP। ये हमारे पास बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, ठीक है। अब इसको अप्लाई करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो जो आपको याद रखनी है वो है कि n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन l। n की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी किससे? l से। ये बात मैं आपको बार बार बोलता हुआ आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए, ठीक है। चलो, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं किसके साथ? सोडियम के साथ। तो सोडियम का
एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक, अब हम जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम यहां पर n की वैल्यू स्टार्ट करेंगे कितने से, 1 से। ठीक है, तो अगर हम n की वैल्यू यहां पर 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1s। तो जरा चेक करो 1s के लिए क्या ये हमारे लिए एप्लीकेबल या ये फुलफिल कर रही है क्या कंडीशन। तो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर n की वैल्यू है 1 और l की वैल्यू है क्या 0, तो क्या ये फुलफिल हो रहा है, यस। तो इसका मतलब 1s पॉसिबल है, जिसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम, 2। चले, तो हमें ये n की वैल्यू 1 कब तक रखनी है, जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँच जाते। ठीक है, अब अगर आप n की वैल्यू यहाँ 1 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1f। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। तो n की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब -1f पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़े, चलो आगे अगर आप बढ़ते हो तो यहाँ n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे अपन, 1 पुट करते ही 1 - 1 0 d, तो n की वैल्यू फिर से 0 हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर आगे बढ़े, अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो ये हो जाता है 1p। तो अगर 1p में हम चेक करें तो n = 1 और l भी क्या हो जाएगा, l की वैल्यू भी क्या होती है p के लिए 1। तो क्या यहाँ पर n और l बराबर हो गए, जबकि होना चाहिए क्या, n > l। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, 1p भी पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट सेल में सिर्फ एक ही सब सेल होगा, वो होगा s। तो n = 1 कंप्लीट हो गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे n = 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2s। फिर चेक करो, अगर आप चेक करोगे तो n की वैल्यू 2 और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, तो क्या n बड़ा है l से, यस। तो इसका मतलब हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो 2s पॉसिबल है, जिसमें हम मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2। आगे बढ़े, n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2, तो क्या हो जाएगा ये 0f। तो 0f में n की वैल्यू कितनी है, 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़े, n की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1d। 1d में अगर आप चेक करोगे तो n = 1 और l = 2। तो क्या यहाँ पर n ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, नहीं। देखो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है। आगे बढ़े, तो अगर आप यहाँ पर 2p, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2p, तो क्या ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, चेक करो, हो रही है। तो इसका मतलब ये 2p पॉसिबल है। तो ये 2p, ठीक है, तो 2p पॉसिबल है, जिसमें अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 6। तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम, 3 कर दे। चलो, तो n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3s पॉसिबल है, और जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1। ठीक, अब हमें बार बार ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है। अब ये हमें पता होना चाहिए कि s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, p के अंदर 6 कर सकते हैं, d के अंदर 5 कर सकते हैं, और 10 फिल कर सकते हैं, और f के अंदर 14 फिल कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी में भी एक भी इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका मतलब उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर ही पता लग जाना चाहिए कि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया हुआ है, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो सोडियम कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, और कैसा होगा ये, कलर्ड। ठीक है, और इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब मैं बता रहा हूं कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, म्यू की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी, उतने ही पॉइंट समथिंग होगी। जैसे 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू जाएगी 1.47। एक एग्जांपल और सीखते हैं अपन, जैसे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 13, ये होता है। तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इस वाले फॉर्मूले से। तो पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n = 1 से। चेक करो तो 1s2, तो क्या हम इसमें चेक कर चुके हैं कि केवल फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल होगा s। फिर उसके बाद हम पुट करेंगे n = 2, तो उसमें भी 2 ही होंगे, 2s2 एंड 2p6, ये होगा। फिर उसके बाद n की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, 3। तो n की वैल्यू जब आप 3 पुट करोगे तो 3s, तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने, 12।
आगे बढ़े तो 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 2 तो 1f, तो क्या 1f के लिए ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? तो देखो तो l इज इक्वल टू कितना है 3, तो यहाँ तो n छोटा हो गया l से, इसका मतलब 1f पॉसिबल नहीं है। यहाँ पुट करो n की वैल्यू 3 चल रही है अभी अपने, तो 3 पुट करते ही ये क्या हो जाएगा 2d, क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? तो n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू भी 2, तो ये तो बराबर हो गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पुट करो 3, तो क्या 3p के लिए ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 1, हाँ ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब 3p पॉसिबल है। बचा कितना इलेक्ट्रॉन, एक, तो वो हम p में फिल कर देंगे, ठीक है। चलिए तो देखो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। आ रही है बात समझ में? तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ये। अब अगर हम इसका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अभी अभी मैं बता के निपटा हूँ, एस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 2, क्या 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं हमने, यस। इसमें भी 2, इसमें 6 कर सकते हैं, 6 किए हुए हैं, इसमें 2 फिल कर सकते हैं, फिल किए हुए हैं, इसमें 6 फिल कर सकते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं 1, तो इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है कितने हैं 1। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कैसा होता है पैरामैग्नेटिक और कलर्ड, ठीक है। अब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 जब आप पुट करोगे तो बताओ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.47 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। चलिए अगला आइटम लेते हैं हम, बोलो क्या ले, आयरन ले लें। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो वही वाली बात, n की वैल्यू कहाँ से चालू करोगे 1 से, तो 1s2 ये चेक कर चुके हैं हम, फिर n की वैल्यू क्या रखोगे आप 2, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 रहोगे यहाँ तक, तो 2 पुट करोगे तो ये भी हम चेक कर चुके हैं 2s 2p होता है, ठीक है। उसके बाद हम n की वैल्यू पुट करेंगे कितनी 3, तो n की वैल्यू जब आप इस फॉर्मूले में 3 पुट करोगे तो अभी अभी हम चेक करके ढूंढते हैं कि यहाँ पर 3s, ये देखो 3p, तो क्या हो जाएगा 3s2 3p6, चेक कर लिया अपन ने। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए अपन ने 10 और 8 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए 26 में से। अब चले अपन n इज इक्वल टू 4 पर, तो n इज इक्वल टू 4 पुट करोगे तो 4s पॉसिबल है, कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे 2। अब यहाँ पर जैसे हम 4 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 2, मतलब क्या हो जाएगा ये 2f, तो 2f में अगर आप चेक करोगे तो n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो ये बराबर हो गया, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अभी n की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप 4 पुट करते ही क्या ये 3d हो जाएगा, तो 3d में चेक करो n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो क्या ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, यस 3d के लिए ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब 3d पॉसिबल है। तो उसके बाद 4s के बाद हम इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे 3d में, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमारे को 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बोलो आयरन का। आगे बात समझ में। अब आप लोग यूँ सोचोगे कि सर यहाँ तो 4s पहले आ रहा है और 3d पे बाद में आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर n+l रूल एप्लीकेबल हो रहा है। तो अगर आप 4s के लिए n की वैल्यू निकालो 4 और l की वैल्यू निकालोगे तो 0, तो n+l की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4, और अगर आप 3d के लिए चेक करोगे तो n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू कितनी है बोलो 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो किसके लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा आ रही है 4s के लिए कि 3d के लिए, 3d के लिए, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे 4s में, ठीक है। चलो आगे बात समझ में। चलो तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन, ठीक। अब मैं इसमें एक बात और बता देता हूं, इन एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज एन डिनोट्स, क्या बताता है ये हमारे को, आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल और पीरियड नंबर ऑफ दैट एटम। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो हमें उस एटम के लिए क्या बताती है कि वो उस एटम का आउटर मोस्ट शेल है, और आउटर मोस्ट शेल को ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, और उस लार्जेस्ट वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं कि वो एटम कौन से पीरियड का है, तो वो पीरियड की वैल्यू भी वही बताता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम, अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम, तो सोडियम के अंदर चेक करो एन की सबसे बड़ी वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल कितना है इसका, 3rd। आउटर मोस्ट शेल बोल लो और वैलेंस शेल बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं या हमारे को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देकर ये पूछे कि बताओ सोडियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो वही पीरियड नंबर क्या है इसका, 3rd। तो आप लोग पीरियोडिक टेबल में चेक करना क्या सोडियम 3rd पीरियड का है क्या। ठीक, उसी तरीके से एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 3। तो आउटर मोस्ट शेल कितना हो जाएगा इसका, 3rd, और आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, तो वो भी क्या है, 3rd। अगर आपसे पूछा जाए एल्यूमिनियम का पीरियड, तो कौन से पीरियड का एलिमेंट है ये, 3rd पीरियड का। उसी तरीके से अब आप चेक करो आयरन के अंदर, तो आयरन के अंदर आप लोग देखोगे एन की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है, 4। अब आपको इससे मतलब नहीं है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले आ रही है, बाद में आ रही है, बीच में आ रही है, आप तो बस इतना सा चेक करो कि लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 4। तो इसका मतलब इसका आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल वो क्या हो जाएगा, 4। और आयरन कौन से पीरियड का नंबर है, कौन से पीरियड का एलिमेंट है, वो है 4। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़े। तो इस तरीके से आप इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब कुछ बात है जो मेरे को आपसे कहनी है, क्या कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट नहीं करते, या उन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, और वो क्यों नहीं होता वो हम रीज़न के साथ देखेंगे। ठीक है, जैसे कि क्रोमियम, कॉपर और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, उनके ऊपर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। समझ में आ रही है बात, चलिए तो आप ये सब नोट डाउन कीजिए। चलिए इसमें एक बात और बता देता हूं मैं कि जो वैलेंस शेल होता है या आउटरमोस्ट शेल होता है, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम का वैलेंस शेल कौन सा है, 3rd, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। एल्यूमिनियम का आउटरमोस्ट शेल या वैलेंस शेल कौन सा है, 3, ये भी 3 और ये भी 3। ठीक है ना, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 1, तो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3। आयरन में अगर आप देखो तो आयरन का आउटरमोस्ट शेल कौन सा है, 4, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसका मतलब आयरन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। डन है बात, खत्म करें। चलिए
अब वो वाले एटम हमारे को चेक करने हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्मूले से नहीं लिखा जाता, और उन्हीं एटम से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप उन एटम को छोड़कर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, आप जो भी रैंडम कोई भी एटम सेलेक्ट कर लेना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर चेक करना कि उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है। वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल एक ही बात है। उसका पीरियड नंबर कौन सा है, उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, कलर्ड है कि कलरलेस है, पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है ना। तो बीच में मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक को मैंने उल्टा लिख दिया था, जो आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मैंने आपको एक डायग्राम भी बनवाया था और मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखाया था। आई होप आपने उस फॉर्मूले से एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करी होगी। तो वो फॉर्मूला एक बार अगर आप अप्लाई करना सीख गए तो आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से लिख सकते हो। अब बच्चों, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो उस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट्स फॉलो क्यों नहीं करते हैं, या उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, इसको हम सीखते हैं किसकी बेसिस पर, स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीट फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो देखो कंप्लीट फील्ड या हाफ फील्ड क्या होता है और ये स्टेबल कैसे होते हैं। पहली बात तो बच्चों कि हम लोग जानते हैं कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। किसी के पास भी अगर एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, और अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कंप्लीट फील्ड का मतलब क्या होता है, और हाफ फील्ड का मतलब क्या होता है। ठीक, आप लोग जानते हो कि एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, और उस ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2। तो अगर हमने एस सबशेल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो ये कैसा होगा, कंप्लीट फील्ड। उसी तरीके से पी सबशेल के अंदर अगर हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो ये भी कैसा होगा, कंप्लीट फील्ड। उसी तरीके से डी सबशेल के अंदर अगर हमने 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो भी ये कैसा होगा, कंप्लीट फील्ड। और एफ सबशेल के अंदर अगर हमने 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो भी ये कैसा होगा, कंप्लीट फील्ड। लेकिन अगर हमने हाफ फील्ड का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब क्या होता है, आधा। तो अगर हमने एस सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया तो इसमें 2 का आधा क्या होता है, 1। ठीक है, उसी तरीके से पी सबशेल के अंदर अगर हमने 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो 6 का आधा क्या होता है, 3। उसी तरीके से अगर हमने डी सबशेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन फिल किए और एफ सबशेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो ये कैसे फील्ड हो जाते हैं, हाफ फील्ड। लेकिन एक यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, वो क्या, कि अगर एस सबशेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम हाफ फील्ड नहीं कहते। ठीक है बच्चों, तो अगर एस सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो कंप्लीट फील्ड, पी में 6 हैं, डी में 10 हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल। और अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन है और डी में 5 इलेक्ट्रॉन है और एफ में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड। ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर फील्ड इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कैसे किया जाता है, अगर हम S2 का कंपैरिजन, खैर इसका तो किसी से कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम P6 का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो P6 का कंपैरिजन हम किससे करेंगे, P5 से। तो P5 से ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, P6 की। उसी तरीके से अगर हम D10 का कंपैरिजन करें तो D10 की स्टेबिलिटी ज़्यादा किससे होगी, 9 से। उसी तरीके से अगर हम F14 का कंपैरिजन करें तो F14 की स्टेबिलिटी किससे ज़्यादा होगी, F13 से। और अगर आप S2 की बात करोगे तो S2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा किससे होगी, S1 से। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट फील्ड का कंपैरिजन कर लिया। उसी तरीके से अगर हम हाफ फील्ड का कंपैरिजन करें, जैसे कि P3, D5 और F7, ठीक है, तो P3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, P2 से, और P3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, P4 से। ऐसे ही अगर हम D5 का कंपैरिजन करेंगे तो D5 का कंपैरिजन करेंगे हम D4 से और D6 से। तो D4 और D6 से ज़्यादा स्टेबिलिटी किसके पास होगी, D5 की।
उसी तरीके से अगर हम F7 का कंपैरिजन करेंगे तो F6 और F8 से, तो F7 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, F8 से और F6 से। ठीक है, चलिए ये स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है, और स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है ये मैं भी आपको समझाऊंगा। पहले आप ये सब नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन करिए। कर लिया? चलो अब इनकी स्टेबिलिटी हम देखते हैं दो तरीके से, दो मेथड है हमारे पास। पहला मेथड तो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा मेथड है एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, तो पहला मेथड देख रहे हैं हम, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। वो एग्जांपल हम ले लेते हैं क्या, क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। तो जो हमने फॉर्मूला सीखा था उससे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। क्या यही हो रहा है? लेकिन क्रोमियम का ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत माना गया है। उसी तरीके से अगर हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ठीक है, ये भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। ठीक, क्यों गलत है, देखो अगर हम 4s का एक इलेक्ट्रॉन 4s में फिल ना करके अगर 3d में फिल कर दें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 हो जाएगा। तो देखो अगर हमने 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में फिल कर दिया तो क्या ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा क्या? देखो 4s में एक इलेक्ट्रॉन, 3d में सभी ऑर्बिटल के अंदर क्या एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्या? यस। लेकिन अगर आप इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो क्या एक ऑर्बिटल अभी भी एम्प्टी है, तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा सही है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। एक इलेक्ट्रॉन 4s से किस में फिल कर देते हैं, 3d में। तो अगर हम इसका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 9 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप 3d के 9 इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 3d के अंदर 4 ऑर्बिटल तो ऐसे हैं जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो अगर हम इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसमें 3d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। और सभी डी सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो सभी पेयर्ड है? तो पेयर्ड है तो क्या ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है? पहला मेथड तो ये। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर इलेक्ट्रॉन 4s से ही क्यों लिया, हम इलेक्ट्रॉन 3p से भी ले सकते थे, हम इलेक्ट्रॉन 3s से भी ले सकते थे। तो इलेक्ट्रॉन हमारे को उसी ऑर्बिटल से लेना है जिन दो ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप कम हो। तो अगर आप एनर्जी गैप निकालना चाहते हो तो एनर्जी गैप कौन से रूल से निकालते हैं हम, n+l रूल से। तो अगर आप 4s के लिए n+l का रूल लगाओगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 4। और अगर आप 3d के लिए n+l का रूल लगाओगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 5। और अगर आप यही रूल अगर 3p के लिए लगाओगे तो यहाँ पर n+l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो 3p और 4s के लिए n+l की वैल्यू तो बराबर आ रही है, लेकिन एनर्जी हम किसकी हेल्प से देखते हैं, अगर दो ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू बराबर आती है तो n की वैल्यू से। तो यहाँ पर n की वैल्यू कम है और यहाँ n की वैल्यू ज़्यादा है। तो 3p और 3d में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है और कंपेरेटिवली 4s और 3d में एनर्जी गैप कम है। इसलिए हमने जो इलेक्ट्रॉन लिया है वो किसका लिया है, 4s का।
और वही रीजन यहाँ पर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल का एक्सचेंज किया जाता है जिन दो ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप कम होता है। समझ में आ गई बच्चों? तो पहले तो आप ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड लिखो, फिर उसके बाद अभी हम सीख रहे हैं एक्सचेंज एनर्जी वाला मेथड। ठीक है, चलो लिख लिया। चलिए अब इधर देखिए, अगर हम क्रोमियम का दूसरा मेथड देख रहे हैं हम, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो देखो, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, तो अगर हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 3d4, तो देखना, अगर हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं 3d4, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं। तो आप अब इस वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ ध्यान दो, ये वाला इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज हो सकता है? 1, 2 एंड 3। ठीक, ये वाला इलेक्ट्रॉन अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करके देखें, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज हो चुका है? यस। तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके साथ एक्सचेंज होगा? इनके साथ। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कितना बार एक्सचेंज कर सकता है? 2 टाइम्स। ठीक, और अब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या पीछे इन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज हो चुका है, तो क्या अब ये वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज होगा? तो ये कितना एक्सचेंज कर सकता है? 1। तो यहाँ पर टोटल एक्सचेंज कितना आ जाएगा? 3, 2, 5 एंड 1, 6। ठीक है, अगर हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 3d5 लिखते हैं, तो यहां पर एक्सचेंज एनर्जी कितनी आती है? देखना, करें कैलकुलेट। तो अगर आप 3d5 वाला देखोगे तो ये 1, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ 1, 2, 3 एंड 4। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करें, 1, 2, 3। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करें, 1, 2। फिर इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करें, 1। समझ में आ रही है बात? ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज हो चुका है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस से इसके साथ एक्सचेंज नहीं होगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ और इसके साथ एक्सचेंज होगा। उसी तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्सचेंज हो चुका है, तो ये इन दो के साथ एक्सचेंज होगा। तो टोटल एनर्जी को जब आप ऐड करोगे तो कितनी आएगी? 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। क्या ये आएगी? देख लो एक बार, ऐड कर लो। ठीक, तो 10। तो यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी आ रही है 6 और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी आ रही है 10। तो जितनी ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस वजह से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाता है? 4s1 3d5। ठीक, और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा क्यों लिखा जाता है? क्योंकि कॉपर में डी सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 10। तो अब यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी निकलने का सवाल ही नहीं है। तो डी 10 होने की वजह से क्या ये कंप्लीट फील्ड हो गया, और कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल जो होता है वो स्टेबल होता है। तो इस वजह से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखा जाता है। तो अब आप जहां कहीं भी अपनी पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा देखो F6, और तो उसको कैसा बना दो आप? F7 बना दो। अगर आप देखो D4 तो उसको कैसा बना दो? D5 बना दो। अगर आप देखो F13 तो उसको कैसा कन्वर्ट कर दो? F14 में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और अगर आप देखो F6 वाला हो ही गया। ऐसे ही अगर आप लोग देखो D9 तो उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे आप? D10 में। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अब आप ये अपने आप करना कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कौन से एलिमेंट का मिलता है। तो F6 से F7 में कन्वर्ट करने वाले एलिमेंट आपको मिलेंगे F ब्लॉक में। ठीक है, तो F6 को किस में कन्वर्ट करना है? F7 में। F13 को किस में कन्वर्ट कर देना है? F14 में। D4 को किस में कन्वर्ट कर देना है? D5 में। और D9 को किस में कन्वर्ट कर देना है? D10 में।
कन्वर्ट करना है। और कैसे कन्वर्ट करना है, जो ये जो ऑर्बिटल है इनके बिल्कुल नियरली एनर्जी वाले ऑर्बिटल में से ही इलेक्ट्रॉन लेके आना है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन लेके आए थे यहाँ पे 3D में, किससे, 4s से, तो यहाँ पर जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा था वो एक का ही आ रहा था। तो ऐसे ही ऑर्बिटल से आपको इलेक्ट्रॉन लेके आना है। समझ में आ गई बात? तो ये इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत नहीं होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।